चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक ही इक्वेशन याद रखना है हमको इस यूनिट में, बहुत ही सिंपल है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के बाद प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने पुराने यूनिट में देखा था कि लाइट मतलब वेव मान के चल रहे थे हम लोग, है कि नहीं, वेव ऑप्टिक्स में, वो भी सही है, लाइट इज अ वेव। और क्यों क्यों वो भी सही है, क्योंकि वेव नेचर से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज लाइट की हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। तो लाइट का वेव नेचर तो है ही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाली लाइट की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। मतलब अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, लाइट, रेडिएशन मतलब लाइट, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल्स। लाइट में, रेडिएशन में छोटे 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 एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, जिसको प्लैंक ने कहा क्वांटम। हर एक पार्टिकल का नाम है क्वांटम, तो बहुत सारे इसलिए क्वांटा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, लाइट मतलब क्या है, लाइट है ना। देखो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते, सर कभी बोलते हो आप लोग आपकी लाइट वेव है, और अभी बोल रहे कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको हम लोग क्वांटम बोलेंगे, तो कौन सा सही है? दोनों सही है, इसलिए तो यूनिट का नाम है डुअल नेचर, है ना। डुअल नेचर मतलब लाइट का वेव नेचर भी होता है और लाइट का पार्टिकल नेचर मतलब क्वांटम नेचर भी होता है, ठीक है। लाइट दोनों नेचर में रहता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, लाइट जो है, लाइट या फिर रेडिएशन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल 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 एनर्जी पार्टिकल्स। इट कंसिस्ट ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल, शावर मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना। इधर से लाइट आ रही है, मान के चलो ये वाले मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है, रेडिएशन गिर रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाले लाइट के ऊपर किसका शावरिंग हो रही है? छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स की। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज क्वांटा। मतलब लाइट में छोटे 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 पार्टिकल्स रहेंगे, है ना, एनर्जी के पार्टिकल्स बोलते हैं उसको, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है ना। हर पार्टिकल को, हर एनर्जी पैकेट को प्लैंक ने नाम दिया क्वांटम, क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, लाइट में क्या है? छोटे 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 एनर्जी के पार्टिकल्स, क्या नाम है इनका? फोटॉन्स। फोटॉन भी बोलते या फिर क्वांटम भी बोलते, क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना। जो आपको नाम याद रहे वो याद रखो, ठीक है। तो लाइट किसी चीज के ऊपर गिरती है, मतलब बहुत सारे फोटॉन्स उसके ऊपर गिरते हैं, है ना। ये लाइट का कौन सा नेचर हो गया? पार्टिकल नेचर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के बाद प्लैंक ने ये थियरी बनाई लाइट के लिए कि लाइट फ्लो होता है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब क्या जाते हैं? उसके फोटॉन्स जाते हैं। लाइट मतलब क्या है? लाइट मतलब शावर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स, जिसको बोलते फोटॉन्स, है ना। एक सिंगल मतलब फोटॉन, बहुत सारे मतलब फोटॉन्स, है ना। फोटॉन की जगह और एक नाम याद रख सकते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम, ठीक है ना। और बहुत सारे क्या बोलेंगे? क्वांटा। सिंगल है तो क्वांटम, बहुत सारे क्वांटा, या फिर फोटॉन, ये नाम याद रखो, ये जल्दी से याद होता है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल स्मॉल, लाइट कंसिस्ट ऑफ शावर ऑफ, है ना, शावर मतलब बहुत सारे, शावर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स, बराबर है। तो ये जो छोटे 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 पार्टिकल्स है लाइट में, लाइट इन फोटॉन्स से बनी हुई है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के ऊपर लाइट गिरती है मतलब क्या आते हैं? उसके
फोटॉन्स गिरते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हर एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू H इंटू म्यू, है ना। लाइट मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कहां से आती है लाइट के पास एनर्जी, क्योंकि हर एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी होती है इतनी, E इक्वल टू H इंटू म्यू, है ना। मान के चलो यहां से सोर्स से लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है मतलब क्या क्या फ्लो हो रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, ये ऐसे फोटॉन्स, ठीक है ना। और कोई भी एक फोटोन पकड़ते हो उसमें से, तो इस फोटोन की एनर्जी होगी H इंटू म्यू। ये वाला पकड़ते हो तो इसकी भी एनर्जी होगी H इंटू म्यू। इसको पकड़ते हो तो इसकी भी एनर्जी होगी H इंटू म्यू। तो जितने भी फोटॉन्स होंगे लाइट के, हर एक फोटोन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज गिवन एज H इंटू म्यू। H मतलब क्या है, प्लैंक्स का कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है ना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, इतनी उसकी वैल्यू होती है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और म्यू मतलब क्या है, इस यूनिट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू मतलब है लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर ये वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू है तो हर एक फोटोन की एनर्जी होगी H इंटू म्यू, इसकी भी एनर्जी होगी H इंटू म्यू, है ना। हर एक फोटोन की एनर्जी, लाइट मतलब छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स जिनको बोलते फोटॉन्स, तो लाइट मतलब फोटॉन्स, लाइट गिर रही है मतलब फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो उसके हर एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके हर एक फोटोन की एनर्जी H इंटू म्यू। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसी को यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन बनाया है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली क्या डिनोट करती है, लाइट का पार्टिकल नेचर डिनोट करती है। क्या कहना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि लाइट मतलब छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स, एनर्जी के पैकेट्स, जिनको बोलते हैं फोटॉन्स। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी, हर एक फोटोन की H इंटू म्यू, है ना। मतलब लाइट की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, देखो है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब लाइट की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो हर एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी H इंटू म्यू। ठीक है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी। और लाइट में और एक चीज होती है, इंटेंसिटी, है ना। तो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी लाइट मतलब फोटॉन्स, हर फोटोन की एनर्जी, फोटोन मतलब वो जो छोटा एनर्जी पार्टिकल है वो, हर फोटोन की एनर्जी ये होगी H इंटू म्यू, मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे। और कितने फोटॉन्स है, 1000 है, 2000 है, 3000 है ना। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स, बराबर है। तो ये यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का एक इक्वेशन बनाया है, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल के लिए काम का है ये। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, देखो ये है एक मेटल जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता मतलब क्या होता है, कि वो जो फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है, उस मेटल के ऊपर लाइट गिरा, रेडिएशन आई, तो उसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और उसी फिनोमिनॉन को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये जो मेटल है ना, मेटल के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये देखो नीले में निकाले हैं मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
बराबर है, नीले में निकाल के रखे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2-4 ही निकाले। बेसिकली मेटल में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के अंदर रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, अभी आपको समझ में आ गया, लाइट गिरती है मतलब क्या आएंगे, फोटॉन्स गिरेंगे। तो इसके ऊपर लाइट गिरेगी मतलब लाइट के फोटॉन्स ये मेटल के ऊपर गिरेंगे। फोटॉन्स मैंने रेड कलर से निकाले हैं, ठीक है। और हर एक फोटॉन के पास एनर्जी है। कितनी एनर्जी है हर एक फोटॉन के पास, एच म्यू। इसकी भी कितनी है, एच म्यू। इसकी भी कितनी है, एच म्यू। हर एक फोटॉन के पास एनर्जी है, बराबर है कि नहीं। तो जब किसी मेटल के ऊपर लाइट गिरती है मतलब फोटॉन्स गिरते हैं, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है ना। फिर से सुनो, जब किसी मेटल के ऊपर लाइट गिरती है मतलब फोटॉन्स गिरते हैं, तो एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटॉन, है ना। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फोटॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे, ऐसा नहीं होगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जब किसी मेटल के ऊपर लाइट गिरती है मतलब फोटॉन्स गिरते हैं, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है। और इलास्टिक कोलिजन मतलब ये फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब मेटल के ऊपर लाइट गिरती है मतलब फोटॉन्स गिरते हैं, और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ 1 to 1, है ना। जैसे ये फोटॉन इसके साथ होगा, ये फोटॉन इसके साथ होगा, ये फोटॉन इसके साथ होगा, लाइक दिस। तो ईच फोटॉन कोलाइड्स विथ ईच इलेक्ट्रॉन इन अ इलास्टिक कोलिजन। और उसकी वजह से क्या होता है कि फोटॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है, और बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में बाहर आ सकता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है। क्यों होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों आते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। कहां से मिलती है एनर्जी, फोटॉन से। फोटॉन मतलब क्या, लाइट, बराबर है। जब किसी मेटल के ऊपर आप रेडिएशन डालते हो, लाइट डालते हो, मतलब उसके फोटॉन्स, हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराता है और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। और उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के बाहर निकल सकता है, और उसी को आप लोग बोलते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है। निकलेगा गारंटी नहीं, उसको सफिशिएंट एनर्जी मिली तो निकलेगा, बराबर है कि नहीं। अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं रही तो नहीं निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फोटॉन, कोई भी ले लो, ऐसे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे, ठीक है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन वो कोई अपने आप ही मेटल के बाहर नहीं आएंगे, है ना। आपको केमिस्ट्री में भी पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहता है, बराबर है कि नहीं। उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री कराना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगती है, फ्री करना है अगर इस न्यूक्लियस से, तो उस एनर्जी को आप केमिस्ट्री में बोलते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बोलते हो कि नहीं। उतनी एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से फ्री होता है। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये भैया मेटल के अंदर है ना, मेटेलिक बॉन्ड में है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, मेटल मतलब मेटेलिक बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड तोड़ के इनको अगर सरफेस के बाहर आना है, तो इनको कुछ मिनिमम एनर्जी लगेगी, तभी जाके ये मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकेंगे। और उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्या बोलते, वर्क फंक्शन, डिनोट करते हैं W0 से। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द सरफेस। कैसी रहेगी डेफिनेशन वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन
इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल टू कम आउट ऑफ द सरफेस। उतनी एनर्जी अगर इन इलेक्ट्रॉन को मिली, एक इलेक्ट्रॉन को, इसको बोलो, इसको बोलो, किसको भी बोलो, तो ये मेटल के तो ये मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी अगर मिली तो वो आ जाएगा मेटल के सरफेस के बाहर, और उसको बोलते वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है, एनर्जी। तो क्या यूनिट होगा वर्क फंक्शन का? एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहता है? एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट जूल, या फिर और एक यूनिट देखे एनर्जी का हमने इस यूनिट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। तो वॉट एवर यूनिट तो रहेगा जूल, लेकिन वर्क फंक्शन मतलब क्या है ये समझा के आपको। वर्क फंक्शन, हर एक मेटल की अपनी अपनी मेटेलिक बॉन्ड होगी, ठीक है ना। मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही बाहर नहीं आएंगे। अगर मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर आने के लिए कुछ न कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए रहती है, बराबर है कि नहीं? तभी उतनी एनर्जी उसको मिली तो ही वो बाहर आता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये सोडियम का मेटल है, तो इसका वर्क फंक्शन है, अज्यूम कर लो 20 जूल। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर 20 जूल एनर्जी मिलती है कहीं से, फोटोन से बोलो या फिर कहीं दूसरी ओर से, ठीक है ना, तो ये बाहर आएगा। लेकिन मान के चलो इसको 10 जूल मिली तो ये बाहर आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा। 9 जूल मिली तो बाहर आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या है? वर्क फंक्शन मतलब मेटल की प्रॉपर्टी है। हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, है ना। मान के चलो ये सोडियम का मेटल है तो इसका वर्क फंक्शन कुछ अलग रहेगा, ये एल्यूमिनियम है तो वर्क फंक्शन कुछ अलग रहेगा, बराबर है। तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा। क्या है वर्क फंक्शन मतलब? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, है ना, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको कितनी एनर्जी चाहिए सो दैट वो सरफेस के बाहर निकल सके। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस। उतनी एनर्जी मिली तो फिर वो सरफेस के बाहर आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स को कहां से एनर्जी मिल रही है? फोटॉन्स से एनर्जी मिल रही है ना। इसके ऊपर हम लोग लाइट डाल रहे हैं, लाइट मतलब फोटॉन्स डाल रहे हैं, तो फोटॉन्स से वो एनर्जी ले रहे हैं, तो उस एनर्जी की वजह से ये बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इक्वेशन कैसे कैसे बनता है आइंस्टाइन का वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क फंक्शन मतलब क्या ये समझ में आ गया, बराबर है। वर्क फंक्शन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उतनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, है ना, उतनी तो लगेगी, उससे ज्यादा अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, लेकिन उतनी लगेगी ही लगेगी। तो मान के चलो इस मेटल का वर्क फंक्शन है 20 जूल, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन है 20 जूल, और वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए कांस्टेंट रहता, ठीक है। आप कुछ भी लाइट डालो इसके ऊपर, कुछ भी करो, वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो जो मेटल आपने लिए उसका वर्क फंक्शन है मान के चलो 20 जूल, तो ये रहेगा कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 20 जूल तो लगना ही है ना। ज्यादा एनर्जी मिलती है तो उसका क्या होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए। तो अज्यूम करो कि ये वाला जो मेटल हमने लिया इसका वर्क फंक्शन है 20 जूल, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो मान के चलो ये जो लाइट डाल रहे हैं हम लोग, इस लाइट, इंसिडेंट लाइट, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। लेकिन अभी आपको पता चल गया लाइट मतलब क्या है? फोटॉन्स है, ठीक है। तो ये जो फोटॉन्स ये मेटल के ऊपर गिर रहे हैं, ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जो लाइट मेटल के ऊपर गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और इसकी फ्रीक्वेंसी है मान के चलो म्यू, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक जस्ट समझने के लिए, कैलकुलेशन वाइज करेक्ट नहीं, जस्ट एक समझने के लिए देखते कि मान के चलो फ्रीक्वेंसी आपने रखे 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, एक समझने के लिए बोल रहा, एक्चुअल में कैलकुलेट मत करो। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, और आपको पता है कि हर एक फोटॉन की एनर्जी, है ना, लाइट के हर एक फोटॉन की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है?
उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो अज्यूम कर लो कि 10 हर्ट्ज लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए हर एक फोटोन की एनर्जी ये बनी, मान के चलो 5 जूल। ऐसा अज्यूम करो, है ना, कैलकुलेट मत करो। हर एक फोटोन की एनर्जी रहती है h इंटू म्यू, तो h की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन एक जस्ट ऐसे अज्यूम करो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो फोटोन की एनर्जी है 5 जूल। तो चलो बताओ मुझको, ये वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की 10 हर्ट्ज है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो। क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? यस और नो, बताओ मुझको, है ना। आंसर है नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कितनी फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे इंसिडेंट लाइट की? 10 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे हर एक फोटोन की एनर्जी, ये जो लाइट के फोटॉन्स दिखाए हैं, इसके हर एक फोटोन की एनर्जी है 5 जूल। ठीक है, तो जब लाइट मेटल के ऊपर गिरेगी तो हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी कितनी एनर्जी मिलेगी? 5 जूल मिलेगी। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? 5 जूल। लेकिन भैया इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 20 जूल। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट कितनी एनर्जी होना चाहिए? 20 जूल की एनर्जी होना ही चाहिए, तभी वो बाहर निकलेगा। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है अपनी वो, ठीक है ना। लेकिन इसको कितनी मिल रही है? सिर्फ 5 जूल मिल रही है। तो होगा क्या? ये बाहर आएगा क्या? नहीं आ सकेगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं लाइट की। अज्यूम करो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी आपने, मान के चलो 30 हर्ट्ज कर दिए, अज्यूम करो एक जस्ट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो उसके फोटॉन्स की भी एनर्जी बढ़ गई, मान के चलो ये हो गई 15 जूल। इसके हर एक फोटॉन की एनर्जी हो गई 15 जूल। ठीक है, तो अभी लाइट गिरी मेटल पे, लाइट के हर एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है? 15 जूल की एनर्जी है। हर एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन को भी कितनी एनर्जी मिलने वाली है? 15 जूल, 15 जूल। तो अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं क्या? फिर से नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? 20 जूल की एनर्जी चाहिए, है ना। कितनी मिल रही है? 15 किच मिल रही है, तो फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। अज्यूम करो 40 हर्ट्ज कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के कारण फोटॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, E इक्वल टू एच म्यू। तो अज्यूम करो 40 हर्ट्ज पे फोटॉन की एनर्जी हो गई 20 जूल। अब बताओ, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? बताओ बताओ बताओ, है ना। देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए है 20 जूल, है ना। इस मेटल का वर्क फंक्शन है 20 जूल, मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकेंगे, ठीक है ना। और अभी जो लाइट आप 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे डाल रहे, ठीक है ना, देखो ये सभी जो मैंने नंबर लिए हैं ना, ये जस्ट अज्यूम किए हमने, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं किया है, आपको समझने के लिए, है ना। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पे हर एक फोटॉन की एनर्जी है 20 जूल, मतलब अभी हर एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी? 20 जूल। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए भी उतनी चाहिए, जस्ट 20 जूल। तो ये वाले फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलना चालू हो जाएगा, जस्ट बाहर निकलना, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 20 जूल की एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी उसको मिली। उसके पास कुछ नेट एनर्जी बची क्या? नहीं। मान के चलो आपके पास 100 रुपए थे और 100 भी खर्च कर दिए, बचे क्या? कुछ नहीं, वैसा हो गया इलेक्ट्रॉन का, है ना। 20 जूल की एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए, और ये वाली फ्रीक्वेंसी पे उसको 20 जूल की एनर्जी मिली। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे लाइट के हर फोटॉन की एनर्जी हो गई 20 जूल, ठीक है ना।
तो यहां पे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेंगे, उनके पास नेट एनर्जी कुछ भी नहीं बचेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, जस्ट बाहर निकलेंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, है ना। देखो इस फ्रीक्वेंसी से पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिला, इस फ्रीक्वेंसी पे अभी मिलना चालू हो गया, मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब मेरे लिए 40 हर्ट्ज है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। ये मेरे लिए क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बराबर है कि नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करो, द मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। तो वही हो रहा है, देखो 40 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला, है ना, उसके पास अभी एनर्जी कुछ भी नहीं बची है, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, क्योंकि बची नहीं ना, उसको मिली 20 जूल एनर्जी फोटोन से, और बेचारी की 20 जूल वेस्ट हो गई वर्क फंक्शन में, है ना, बाहर निकलने के प्रोसीजर में, तो क्या बचा उसके पास, जीरो, ठीक है। तो चलो लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देते हैं, 40 से 60 कर देते हैं, और आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, मतलब फोटोन की एनर्जी और बढ़ गई, है ना, 20 से मान के चलो 30 जूल हो गई। तो अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स यस, बराबर है कि नहीं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई है अभी, 30 जूल हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी कितनी एनर्जी मिलेगी, हर इलेक्ट्रॉन को 30 जूल की एनर्जी मिलेगी हर इलेक्ट्रॉन को, और उसको बाहर निकलने के लिए भैया कितना लग रहा है, बाहर निकलने के लिए तो बस 20 ही लग रहा है, मिला 30, लग रहा है 20, है ना। इट रिक्वायर्स ओनली 20 जूल टू कम आउट, बट इट हैज गॉट 30 जूल फ्रॉम द फोटोन, बराबर है। तो 100% वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, है ना, 20 ही चाहिए उसको, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी अपने सरफेस से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के साथ साथ ये बाहर निकलने के बाद भी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी बचेगी, है ना, और वो एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास फिर से रहेगी, है ना। कैसे रहेगी, देखो मेटल के बाहर निकलने के लिए सिर्फ लग रहा था 20 जूल, सिर्फ कितना लग रहा था, देखो 20 जूल, लेकिन उसको कितना मिला, 30 जूल, तो बचा कितना, 30 माइनस 20, 10 जूल की एनर्जी उसके पास अभी भी बाकी है, और वो उतने काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर निकलेगा, बराबर है कि नहीं। फिर से एक उदाहरण लेते हैं, चलो फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, 80 हर्ट्ज कर देते हैं, है ना। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, मतलब फोटोन की एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी, मान के चलो एनर्जी हो गई फोटोन की 50 जूल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए सिर्फ कितना लग रहा है, 20 जूल। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बचेगी एनर्जी, 50 माइनस 20, 30 जूल की एनर्जी इसके पास बचेगी, मतलब इतनी 30 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगी, बराबर है कि नहीं। वो जो सरफेस के बाहर आएगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ और जोर से बाहर आएगा, है ना। सिमिलरली और बढ़ाते हो, मान के चलो 100 हर्ट्ज करते हो, फोटोन की एनर्जी हो गई 80 जूल, बाहर निकलने के लिए लग रहा था सिर्फ 20, तो 60 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसे टेबल के ऊपर से क्या समझ में आ रहा है, सिंपल एक चीज समझ में आ रही है, ये देखो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हुआ, ये यहां से, ठीक है ना, इधर का जाने दो, तो ये वाले रोज बराबर से चेक करो, क्या मैं लिख सकता हूं, है ना, जैसे ये देखो ये वाली रो देखो, क्या मैं लिख सकता हूं 30 इक्वल टू 20 प्लस 10, इसके लिए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसके लिए क्या लिख सकता हूं 50 इक्वल टू 20 प्लस 30, लिख सकता हूं ऐसे, बराबर है कि नहीं, है ना। इसका मतलब क्या, 30 इक्वल टू 20 प्लस 10, इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी कितनी मिली इलेक्ट्रॉन को, 30, उसमें से 20 किस में चली गई, 20 उसको बाहर आने के लिए चली गई, 20 क्या है तुम्हारा वर्क फंक्शन, और 10 क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और ये 30 क्या है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन,
तो क्या मैं इसके ऊपर से ऐसा लिख सकता हूं 30 इक्वल टू 20 प्लस 10 या फिर 50 इक्वल टू 20 प्लस 30 वॉट एवर। तो 30 क्या था तुम्हारा फोटोन की एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट थी उसके फोटोन की एनर्जी, मतलब मैं लिख देता हूं इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी मतलब जो लाइट गिर रही है उसके हर एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू 20 क्या है 20 वर्क फंक्शन प्लस 10, यहां पे 10 बोलो या फिर यहां पे 30 बोलो या फिर 60 बोलो, क्या है ये है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम ऐसा इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बराबर है कि नहीं? देखो 30 एनर्जी मिली, 20 वर्क फंक्शन में चली गई, बची कितनी 10। सिमिलरली 80 एनर्जी मिली, 20 वर्क फंक्शन में चली गई तो बची कितनी 60, मतलब 80 इक्वल टू 20 प्लस 60, मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आती है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू कुछ उसमें वर्क फंक्शन में चली जाती है ना, मेटल के बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बची वाली एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है इलेक्ट्रॉन के पास? काइनेटिक एनर्जी के पास। तो सिंपल सा इक्वेशन है आइंस्टाइन का, जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसी इक्वेशन को बोलते आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपल है कि नहीं है? कैसे आया, समझ में आ गया है ना? जो मेटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल रही है, कहां से एनर्जी मिल रही है? इंसिडेंट फोटोन से, जिसको लिखे हमने इंसिडेंट एनर्जी, है ना। उस एनर्जी का कहां कहां पे यूज हो रहा है ना। उसको 30 जूल की एनर्जी मिली तो उसमें से 20 बाहर निकलने के लिए लगती है, मतलब उसमें से कुछ एनर्जी लगती है मेटल के बाहर निकलने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बची वाली एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती जाएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहता है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर निकलने के लिए, जैसे हमारे पुराने एग्जाम्पल में, ये वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता? मेटल के ऊपर, बराबर है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस मेटल के लिए, तो जितनी ज्यादा एनर्जी वो लेगा उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और ये इंसिडेंट एनर्जी मतलब इसको आप एच म्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। इंसिडेंट एनर्जी मतलब क्या है? इंसिडेंट एनर्जी मतलब तुम्हारी जो लाइट गिर रही है उसके हर एक फोटोन की एनर्जी, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी रहती? h इंटू म्यू, है ना। फोटोन की एनर्जी इज h इंटू म्यू, ठीक। तो ये वाला जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके ऊपर से आप लोग वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे निकालेंगे वर्क फंक्शन का? जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो, 40 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 40 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को हमने बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जब, है ना, देखो ये है मेटल, इस मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है। लाइट गिर रही है मतलब क्या हो रहे हैं? फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो, ठीक है ना, शुरुआत कहां से किए थे हमने? 10 से किए थे, फिर 20, फिर 40, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब तक ये वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचती तब तक आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं मिलते, ठीक है ना। तो जब ये लाइट की फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, जैसे ये वाले टेबल में मैंने बताया, ये वाली 40 हर्ट्ज मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जस्ट सरफेस के बाहर आते हैं, उनके पास नेट काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं बचती है, बराबर है कि नहीं। यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट चालू हुआ,
है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कम आउट। मतलब जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर आते हैं, है ना। जितनी भी एनर्जी बेचारों को मिलती है उतनी सब एनर्जी कहां पे चली जाती है? उनको वर्क फंक्शन में चली जाती है, मेटल के बाहर निकलने में चली जाती है। जितनी एनर्जी उनको बाहर निकलने के लिए लग रही है उतनी एनर्जी उनको मिलती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, है ना। उनके पास नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है? 0। यही डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, मतलब व्हेन म्यू इक्वल टू म्यू 0, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। बराबर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात है ये, ठीक है ना, कि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, मतलब उसमें कुछ भी एनर्जी नेट बचेगी नहीं, उसके पास नेट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो एट म्यू इक्वल टू म्यू 0 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो एच म्यू 0 इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमको कुछ ऐसा मिल सकता है। वर्क फंक्शन इज गिवन एज एच इंटू म्यू 0। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू 0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है किस पे डिपेंड रहती है? मेटल पे डिपेंड रहती है, बराबर है कि नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, हर एक मेटल की अलग अलग रहती है, मतलब वर्क फंक्शन भी कैसे रहेगा? हर एक मेटल का अलग अलग रहेगा। देखो म्यू और म्यू 0 दोनों में कंफ्यूज मत हो। म्यू मतलब क्या है? वो जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है। ये जो आने वाला लाइट है मेटल के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितनी भी दी रह सकती है, ठीक है ना। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन म्यू 0 होना चाहिए, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो म्यू और म्यू 0 दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो। ये जो मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है। और म्यू 0 मतलब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो मेटल के ऊपर डिपेंड है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जिस फ्रीक्वेंसी के आगे आपको क्या मिलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज गिवन एज h इंटू म्यू 0, ठीक है। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक बार फिर से देख लो। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखते समय ये इक्वेशन बराबर से याद रखना है। कैसे आया ये इक्वेशन ये भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिली, इंसिडेंट एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी, उस एनर्जी में से एक हिस्सा वर्क फंक्शन में चला जाता है और बचा वाला हिस्सा काइनेटिक एनर्जी। मतलब इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल। इंसिडेंट एनर्जी मतलब वो जो मेटल के ऊपर लाइट गिर रहा है उसके हर एक फोटॉन की एनर्जी, और हर फोटॉन की एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? h इंटू म्यू। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब जो मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो h म्यू, कभी कभी क्वेश्चन में ना फ्रीक्वेंसी जगह पे वेवलेंथ दी रहती है, तो आपको पता है कोई भी लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन के लिए हमेशा याद रखो, कोई भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब c। लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा होता है स्पीड, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू आप c बाय लैम्बडा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, वेवलेंथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, म्यू की जगह पे लिख दो c बाय लैम्बडा, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन में लैम्बडा भी रह सकता है, ठीक है ना।
ठीक, तो इंसिडेंट एनर्जी मतलब ये जो मेटल के ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं उसकी एनर्जी। तो इसकी जगह पे आपको कभी एच म्यू लिखना पड़ सकता है तो कभी एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी इज गिवन एज एच इंटू म्यू। म्यू मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी, म्यू की जगह पे लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए तो म्यू की जगह पे लिख देना सी बाय लैम्बडा। ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्क फंक्शन दिया रह सकता है या फिर कभी कभी क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी रह सकती है। हमने अब भी देखा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच इंटू म्यू जीरो। ठीक है ना, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू जीरो क्या है, उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो W जीरो की जगह क्या लिख देना, एच म्यू जीरो लिख देना। सेम उसी का फॉर्मूला है वो एच म्यू जीरो। ठीक है ना, एच इंटू म्यू जीरो। तो अगर डायरेक्टली वर्क फंक्शन दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क फंक्शन ही लिखो। लेकिन अगर क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो वर्क फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला लिखो, एच इंटू म्यू जीरो। और जैसा मैंने यहां पे बताया कि फ्रीक्वेंसी के जगह पे कभी कभी वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, म्यू जीरो की जगह पे क्या लिख दो, सी बाय लैम्बडा जीरो। क्योंकि लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा रहता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो म्यू जीरो की जगह पे क्या लिख दो, सी बाय लैम्बडा जीरो। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की जगह पे आप ये या फिर ये दोनों में से कुछ भी एक लग सकता है। ठीक है, तो याद रखते समय इतना सारा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखो और बाकी ये लॉजिक पता है आपको। इंसिडेंट एनर्जी मतलब फोटॉन की एनर्जी, पट से दिमाग चलना चाहिए। फोटॉन की एनर्जी एच म्यू लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है क्वेश्चन में तो म्यू की जगह पे सी बाय लैम्बडा। ठीक है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है एच इंटू म्यू जीरो। ठीक है, तो वो लिख देंगे। और काइनेटिक एनर्जी, कोई कोई क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते। या फिर इस यूनिट में और एक फॉर्मूला देखे हमने काइनेटिक एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर आते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला देखे, E इंटू वी जीरो। देखे कि नहीं देखे, वी जीरो मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कोई क्वेश्चन में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यहां पे E इंटू वी जीरो ऐसा लिख सकते। तो क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख के ये वाला इक्वेशन आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन मतलब W0 इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा मैंने पहले ही बताया है, वर्क फंक्शन मतलब क्या है, वर्क फंक्शन मतलब उस मेटल का जो, उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए सो दैट वो मेटल के बाहर आ सके, उसको बोलते वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को लगती है। ठीक है, और एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल, एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है जूल, लेकिन यहां पे दिया है एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी सही है, इस यूनिट में हमने देखा ही है कि एनर्जी का और एक यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अभी लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल देखे थे वहां पे हमने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट नहीं किए थे, सीधा सीधा वही के वही एडजस्ट करके मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया था। लेकिन यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, वहां पे जरूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डेफिनेशन के ऊपर से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोला था, है ना, पुराने क्वेश्चन में। लेकिन यहां पे आपको वेवलेंथ निकालने को बोला है, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, क्योंकि लैम्बडा निकलेगा मेरा स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर, बराबर है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत रहने दो, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल जनरली हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, तो इसका यूनिट मुझको जूल चाहिए है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे सर पिछली बार क्यों नहीं किया कन्वर्ट, तो जैसा मैंने अभी अभी बताया क्योंकि वो एमसीक्यू काइंड का क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो वहां से थोड़ा सा एडजस्ट करके हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे आपको वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ये भी मुझको स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए, ठीक है। तो वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके बराबर जूल होता है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतने जूल, और ऐसा क्यों होता है ये भी बताया था, ठीक है। तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना जूल। तो वर्क फंक्शन दिया है इतना, और आपको बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या है, अभी देखे हमने वर्क फंक्शन, इसका फॉर्मूला है h इंटू म्यू जीरो। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू जीरो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वर्क फंक्शन दिया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम लोगों को यहां पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने को बोला है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया कि फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ पूछा है, या फिर फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में लेके आना है, तो हमेशा याद रखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो इस म्यू जीरो को कैसा लिख सकते, एच सी बाय लैम्बडा जीरो, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्बडा जीरो इक्वल टू एच सी अपॉन वर्क फंक्शन। तो रखो वैल्यूज, h मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, c मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, और वर्क फंक्शन अपना अभी लिखा लेते 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जो भी आंसर आएगा वो होगी तुम्हारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सिंपल, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वर्क फंक्शन मतलब W0 ऑफ मेटल सरफेस इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में लाना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करना है तो, ठीक है। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या रे, मिली माइक्रो नैनो, उसके बाद है एमस्ट्रॉन्ग, तो एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर -10, वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस मेटल, विल देयर बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट। मतलब क्वेश्चन में एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इस मेटल के ऊपर लाइट डाली है मतलब फोटॉन्स डाले हैं। इस लाइट की वेवलेंथ है ना, ये कौन सी लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, ठीक है ना, कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पूछा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, विल देयर बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, ठीक है ना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो अभी सिर्फ यहां पे यस नो ऐसा लिख के नहीं चलेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सिंगल क्रिया रहता था यस नो तो लिख सकते थे, ठीक है। तो कैसा समझेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन कब बाहर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, अगर इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर कब आता है, डेफिनेशन याद करो, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, इस मेटल के ऊपर जो भी लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और अगर इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उसके ऊपर गिरता है,
उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। बराबर है कि नहीं? सिंपल डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा आपको? जो गिरने वाला लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड रहती? मेटल के ऊपर, वर्क फंक्शन के ऊपर, और ये है गिरने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो यस, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो। मतलब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि नहीं होता है वो देखने के लिए दो चीजें लगेगी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले म्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब इस मेटल के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न देते हुए आपको क्या दी है? वेवलेंथ दी है। अरे भैया तो वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ के ऊपर से फ्रीक्वेंसी निकालना या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर से वेवलेंथ निकालना कभी भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हमेशा कितना रहता है? स्पीड ऑफ लाइट। बराबर है कि नहीं? वेव की प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज सी, तो मुझको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सी बाय लैम्बडा। तो c मतलब लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ आपको दी है, वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर -10। सभी स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करो, अभी याद रखो। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको मिल जाएगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और अभी देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड है ना, क्योंकि मुझको चेक करना है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है कि नहीं है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहां से मिल जाएगी? ये यहां से मिल जाएगी। तो अभी चाहिए मुझको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके फॉर्मूले में है? याद करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां से मिल सकती है मुझको? क्वेश्चन में दिया है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला याद करो, h इंटू म्यू जीरो, है ना। वर्क फंक्शन डिपेंड रहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, मतलब वर्क फंक्शन दिया है मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज h इंटू म्यू जीरो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज वर्क फंक्शन अपॉन h। तो वर्क फंक्शन दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड यूनिट जूल, है ना। तो 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, म्यू जीरो इक्वल टू वर्क फंक्शन अपॉन एच, तो ये होगा 2.2 इंटू 1.6 आ गया ये जूल में। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, और या फिर ये वाला खुद से अपने लॉग बुक से ट्राई करो। लॉग एंटी लॉग यूज करके हम लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी 5.31 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। मिल गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जैसा कि मैंने बताया था इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यहां से मिलेगी c बाय लैम्बडा, तो c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और आने वाले लाइट की वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉन्ग, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मिली 6 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, तो कैसा सिचुएशन है देखो, ये है मेटल। ठीक है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू जीरो, कितनी है? 5.31 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू, जो है 6 इंटू 10 टू द पावर 14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इतनी, और आने वाली लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है इतनी। तो अब बताओ, चेक कर सकते कौन है ना। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? देखो 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14, म्यू के लिए है 6 और यहां पे लिए है 5.31, मतलब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो।
जो इंसिडेंट लाइट है जो मेटल के ऊपर गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बराबर है कि नहीं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करो, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब इसका आंसर आएगा यस, देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो एक चीज और याद रखो, कभी कभी यहां तक हम लोग बराबर सॉल्व कर लेते हैं और कंपेयर करने में गलती कर देते हैं। ठीक है ना, देखो जब कंपेयर करते हो ना तो दोनों के पावर सेम सेम रखना। अभी यहां पे लकीली दोनों के पावर 10 टू द पावर 14 10 टू द पावर 14 सेम सेम बचाए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, मान के चलो इसका ऐसा है 0.531 इंटू 10 टू द पावर 15 है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, तो सीधा सीधा कंपेयर मत करना। फिर ये दो नंबर को कंपेयर करने के लिए पहले दोनों के पावर सेम सेम कर लेना, तभी जाके कंपेयर करना। बराबर है कि नहीं तो घाई घाई में हम लोग वो पावर देखते नहीं है और 0.531 ओके 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 0.531 ऐसा देख के सीधा सीधा आंसर मार्क कर लेते, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले पेज नंबर्स पढ़ो 189 190।